हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 23 की स्टोरी। अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मेंगुई को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते दिखाया जाता है। मेंगुई शांति से अपना डिनर कर रही होती है। उसके फेस से क्लियर लगता है जैसे वो पहले के अपने रूड बिहेवियर के लिए शर्मिंदा हो और दोबारा से अपनी फैमिली के क्लोज जाना चाह रही हो। आगे वो बहुत ट्राई करती है कि उसे नींद आ जाए, लेकिन बस करवट लेती रह जाती है। इधर सियामो उसे काफ़ी मिस कर रही थी, तो वो उसे मैसेज करती है। मेंगुई मैसेज देखती है, रिप्लाई तो नहीं करती बट मिस तो ये भी उसे कर ही रही थी। उसका मैसेज देख थोड़ी इमोशनल सी हो जाती है। फ़िलहाल तो हमें नहीं पता कि आखिर मेंगुई ऐसा क्यों कर रही है, क्यों सबसे कट रही है, किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बता रही। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इधर सियामो अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है, तभी अचानक से उसे ली डुआन की याद आती है। चेन्मो को कॉल करती है, देन उससे बताती है कि ली डुआन की डेथ के पीछे पेंग फेई का कोई हाथ नहीं है। ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं कि अगर पेंग फेई नहीं तो फिर ली डुआन की डेथ के पीछे कौन है। चेन्मो कहता है, मुझे तुम्हारी सिस्टर पर डाउट है। सियामो उसे हिट करती है और कहती है कि मैंने कितनी बार तुमसे बोला है और आज फिर बोल रही हूँ कि मेरी सिस्टर ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकती। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी सी मूडी है, बट ये काम उसका नहीं है। चेन्मो कहता है, ओके ओके, तो हम मिलकर पता लगाते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। आगे दोनों साथ ली डुआन की नैनी से मिलने जाते हैं। पहले तो वो सियामो को देख उस पर गुस्सा होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेंगुई है, बट बाद में जब पता लगता है कि वो मेंगुई नहीं उसकी ट्विन सिस्टर सियामो है तो फिर नॉर्मल होती हैं। सियामो कहती है, ली डुआन और मेंगुई दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, मेंगुई क्यों अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान लेगी। हमें लगता है कि कोई मेंगुई को इन सब में झूठ-मूठ का इन्वॉल्व कर सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ली डुआन की नानी को इस बात में पॉइंट लगती है। वो इन्हें अंदर बुलाती हैं और फिर ये सारे मिलकर ली डुआन के डेथ रिलेटेड टॉपिक पर बातें करते हैं। उसकी नैनी कहती हैं कि ली डुआन को मैं हमेशा से अपनी बेटी जैसा मानती थी, कभी लगा ही नहीं कि वो मेरी खुद की बेटी ना हो। उसे थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए था, ऐसे सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी। बेचारी बोलते बोलते रोने लगती हैं। सियामो उन्हें हौसला देती है, शांत करती है। फिर इनके पूछने पर वो बताती हैं कि डेथ के कुछ दिनों पहले से वो काफ़ी सैड रहने लगी थी। एक दिन फ़ोन पर किसी से उसका बहस हो गया था, जिसे लेकर वो काफ़ी परेशान थी। उस दिन तो वो इतनी परेशान थी कि खाना भी नहीं खाया और ख़ुद को रूम में लॉक कर लिया। फिर थोड़े टाइम बाद ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। आगे वो ली डुआन का फ़ोन लाकर इन्हें देती हैं और कहती हैं कि उसके मरने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि उसके रेपुटेशन पर कोई भी दाग लगे, इसीलिए पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करा। इस पर चेन्मो और सियामो उन्हें हौसला देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, उनसे कहते हैं कि हम ज़रूर उसकी मौत के पीछे का मेन रीज़न पता लगा कर रहेंगे। इधर दूसरे साइड मेंगुई को दिखाया जाता है। वो सो रही थी, बाहर में हो रहे उसकी फैमिली मेम्बर्स के आवाज़ से वो जग जाती है। उसके डैड ग्राउंड में उसके भाई निक के साथ खेल रहे थे। बच्चों का तो आप जानते ही हो, खेलते टाइम कितना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वो काफ़ी शोर कर रहा था। इधर उसके डैड कहते हैं कि धीरे धीरे बोलो, तुम्हारी सिस्टर सो रही है ना, उसे डिस्टर्ब मत करो। मेंगुई ऊपर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसे अच्छा लगता है कि उसकी इतनी रूड बिहेवियर के बाद भी उसकी फैमिली अभी भी उसकी उतनी ही केयर करती है, उसके बारे में सोचती है। आगे मेंगुई अपना फ़ोन ऑन कर सियामो का सारा मैसेज सुनती है, जिसमें उसने मेंगुई से उनकी बर्थडे वाले दिन फालतू का बकवास करने के लिए सॉरी बोला था, और ये भी कि भले ही पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, बट मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूँगी। भूलना नहीं कि हम फैमिली हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट मेंगुई की मॉम उससे कहती हैं कि उसका कोई फ्रेंड उससे मिलने आया है, जिसने अपना नाम सोंगची बताया। मेंगुई कहती है कि मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती, आप उसे जाने को बोल दो, मुझे नहीं मिलना। मिस्टर सोंग गेट पर वेट कर रहे होते हैं। क्यूट लिटिल बॉय निक वहाँ आता है। मिस्टर सोंग उससे पूछते हैं कि क्या उसकी सिस्टर घर पर है। निक कहता है हाँ। अगेन उनसे पूछता है कि क्या आप एक बैड बॉय हो, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा कि कुछ बैड बॉयज़ ने मेरी सिस्टर को बुली किया, इसीलिए वो परेशान है और यहाँ रहने के लिए आ गई। मिस्टर सोंग हंसते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, मैं एक बैड बॉय नहीं हूँ। तब तक उसके पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं।
उसके डैड कहते हैं कि मेंग घर पर नहीं है, वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गई है। बच्चे तो जानते ही हो आप कितने नटखट होते हैं। झट से निक कहता है बट सिस्टर तो घर पर ही है। मिस्टर सॉन्ग उन्हें सॉरी बोलकर भागते हुए अंदर चले आते हैं। मेंगुई के डैड उन्हें रोकना चाहते हैं बट उसकी मॉम कवर करती हैं। उनसे कहती हैं कि आपको समझ नहीं आया कि ये कपल है। इधर मिस्टर सॉन्ग मेंगुई के डोर पर नॉक करते हैं बट वो डोर ओपन ही नहीं करती। देन मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि इस रिलेशनशिप में उन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, कोई भी फैसला वो अकेली नहीं ले सकती। ब्रेकअप करने से पहले उसे सॉलिड रीज़न देना ही होगा। और फिर कहते हैं कि बिना किसी को कुछ भी बताए तुम अचानक से यहाँ आ गई। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीछे मैं, चेनमो, सियामो सारे कितने परेशान हो रहे थे। फर्स्ट हमें तो पता ही नहीं था कि तुम गई कहाँ। मिस्टर सॉन्ग बहुत कुछ कहते हैं बट मेंगुई डोर ओपन नहीं करती। आगे उसकी मॉम आती हैं और मिस्टर सॉन्ग से कहती हैं कि मैंने सबके लिए खाना बनाया है, खाना नीचे टेबल पर रेडी है। जब वो वहाँ से चले आते हैं तो अपनी मॉम के बोलने पर मेंगुई डोर ओपन करती है। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि उसे एक बार मिस्टर सॉन्ग की बात सुन लेनी चाहिए। मेंगुई के दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था जो वो अपनी मॉम से शेयर करती है। उनसे बताती है कि एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने आप दोनों से छुपाई है बट अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं और इस झूठ का बोझ नहीं झेल सकती। कहती है कि मॉम मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप ऑर्फनेज से अडॉप्ट करना चाहते थे। मैं तो वो दूसरी वाली लड़की थी जिसने उसकी जैसे ड्रेसिंग कर आप दोनों से झूठ बोला। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने शुरुआत से ही आप लोगों से हर चीज़ के लिए झूठ बोला है। हमेशा मुझे डर लगते रहता था कि कहीं आपको इसका पता ना लग जाए और जब आपको पता लगेगा तो आप लोग मुझे छोड़ दोगे। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ उसके जैसा, मीन्स के सियामो के जैसा रहने का प्रिटेंड करती थी। ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मैं वही हूँ, जिस वजह से शायद मैं एक्चुअल में भूल ही गई कि मैं कैसी हूँ, कौन हूँ। मुझे बचपन से ही इन सब बातों को लेकर बहुत डर था बट अब नहीं, बहुत हो गया। अब मैं अपने रियल आइडेंटिटी के साथ रहना चाहती हूँ। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि काफ़ी लंबे टाइम बाद तुमने अपने दिल से हमसे बात की, अपने अंदर की फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की। बट हमें इस बारे में पहले से ही पता था। हम जान गए थे कि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे हम अडॉप्ट करना चाहते थे। सियामो ये जानकर थोड़ी हैरान सी हो जाती है। उसकी मॉम कहती हैं उस टाइम जो था बट याद रखना कि अब तुम मेरी बेटी हो, हम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पापा मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बेसिकली यहाँ माँ बेटी का रीयूनियन होता है। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि वो लड़का अभी भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। आई थिंक तुम्हें उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। मेंगुई नीचे आती है। उसकी मॉम मिस्टर सॉन्ग से कहती हैं कि मेंग तुमसे बात करना चाहती है। आगे मिस्टर सॉन्ग मेंगुई के पास जाते हैं। मेंगुई उनसे कहती है कि चलो आज हम एक गेम खेलते हैं, रियल गेम। वो चेस खेलने वाले थे। मेंगुई उनके सामने एक कंडीशन रखती है। कहती है कि अगर गेम को तुमने जीता तो मैं सबसे छुपना बंद कर दूंगी और तुम्हारे साथ वापस चाइना चल लूँगी। बट अगर गेम को मैंने जीता तो बदले में तुम्हें अकेले ही रिटर्न होना होगा, मैं साथ नहीं चलूँगी। मिस्टर सॉन्ग कंडीशन की वजह से गेम खेलने को रेडी नहीं होते बट मेंगुई के जीत करने पर उनका गेम स्टार्ट होता है। बीच बीच में ये बातें भी करते हैं। एट लास्ट मिस्टर सॉन्ग गेम लूज कर जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा मेंगुई की बातों में ही लगा था। उनका फेस उतर जाता है। मेंगुई उनका फेस देखकर उनसे अच्छे वे में कहती है कि से यू लव मी। मिस्टर सॉन्ग ऐसा ही कहते हैं। रिप्लाई में मेंगुई कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ बट प्लीज़ तुम मुझे समझने की कोशिश करो, यहाँ से वापस चले जाओ और अपने करियर पर ध्यान दो। मेरी वजह से अपना करियर मत बर्बाद करो। इधर सियामो लीड वन के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही थी। देखती है कि उस रिकॉर्ड में मेंगुई का पर्सनल नंबर भी था। कुछ सोचती है, फिर वो मेंगुई को वॉइस मैसेज करती है। कहती है कि सिस्टर मुझे तुम पर पूरा बिलीव है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं ये पजल अकेली नहीं सॉल्व कर सकती। प्लीज़ सबसे छुपना बंद करो और यहाँ वापस आ जाओ। हम दोनों साथ मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जब सियामो घर आती है तो देखती है कि उसके डैडी इशारों में उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। सियामो अंदर आकर चेक करती है तो वहाँ पर मेंगुई आई हुई थी। मेंगुई लीड वन की कॉल रिकॉर्ड चेक करती है। कहती है कि अब जब बात यहाँ तक बढ़ गई है तो मुझे तुमसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो चेनमो की तरफ देखकर कहती है कि तुम रूम में जाओ। चेनमो बेचारा वहाँ से चला आता है। देन वो उसके डैड से भी वहाँ से जाने को कहती है। वो भी चले आते हैं। अब ये दोनों ट्विंस बस बच जाती हैं।
मेंगुई उससे कहती है कि तुम्हें याद है मेरी एक्सीडेंट हुई थी और मैंने अपनी प्लेस पर तुम्हें ग्रेजुएशन का ड्रामा करने को बोला था। उसी नाइट मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए कनाडा चली गई थी। मेरी सर्जरी के दौरान कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से मैं कोमा में चली गई थी, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। इस बीच मेरी लीड वन से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई और जब मैं होश में आई तब तक तो लीड वन की डेथ हुए काफ़ी टाइम हो गया था। उसकी कोमा वाली बात सुनकर सियामू पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। मेंगुई के पूछने पर कहती है कि जब तुम 3 महीने तक कोमा में थी तो फिर मेरे साथ चैट कौन किया करता था, कौन था जो तुम्हारी जगह पर मुझे मॉनिटर किया करता था। मेंगुई भी ये बात सुनकर पूरी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या बोल रही हो, मैं कैसे, मैं तो कोमा में थी। जब कोमा से बाहर आई तो तुम्हें अपनी प्लेस पर देखा जो पूरी तरह मुझे रिप्लेस कर चुकी थी। दैट्स वाई मैं तुमसे गुस्सा थी। सियामू कहती है वो सब मैंने तुम्हारे बोलने पर किया, कुछ भी अपने मन से नहीं की। और हाँ, मुझे वीचैट पर तुम्हारा मैसेज आया करता था, मैं उसी को फॉलो करती थी। अगर वो तुम नहीं थी तो फिर कौन था। इस पर मेंगुई कहती है कि जब मैं होश में आई तो डॉक्टर से पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरा फ़ोन चोरी चला गया है। मैंने तो फ़ोन चोरी जाने वाली बात को ज़्यादा सीरियस नहीं ली। मुझे लगा चलो कोई नहीं, कोई ले ही लिया होगा। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मेरा फ़ोन चुराया है ताकि वो तुम्हें मॉनिटर कर सके। मेंगुई उसे चैट दिखाने को बोलती है। इस पर सियामू रिप्लाई करती है कि हमेशा चैट होने के बाद तुम उसे डिलीट करने को कह दिया करती थी। मैं भी सिक्योरिटी पर्पस से उन्हें डिलीट कर दिया करती थी, लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ वॉइस मैसेज पड़ा है। मेंगुई उस वॉइस मैसेज को सुनती है, उसे कुछ डाउट होता है तो वो अपना फ़ोन निकालकर उसमें से भी एक रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। दोनों टेस्ट में आवाज़ सेम ही था। मेंगुई कहती है कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, बट मुझे समझ आ गया कि ये सारा किया कराया किसका है। आगे मेंगुई सियामू के जैसे ड्रेसिंग कर चैंगमिंग के ऑफिस आती है। चैंग उससे एक कॉस्मेटिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देते हैं। उन्हें तो पता था कि ये सियामू है तो कहते हैं कि आई नो मेंगुई की वजह से तुम्हें भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, काफ़ी लॉस हो रहा है, बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रैक पर ले आऊँगा, बस तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। जिसमें पूरे 1 साल का बॉन्ड था और साथ ही बदले में वो किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन उससे करा सकते थे, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। चैंग को इस बारे में अच्छे से पता था। वो नहीं चाहते थे कि सियामू को इसका कुछ पता लगे, इसीलिए वो उसे साइन करने को फोर्स कर रहे थे। बट यहाँ तो सियामू थी ही नहीं, मेंगुई थी। वो उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को पढ़ने लगती है। पढ़ने के बाद चैंग से कहती है कि इसके बदले में उन्हें कितना पैसा मिला है। चैंग थोड़े हैरान से हो जाते हैं। फिर मेंगुई उन्हें अपना ओरिजिनल रूप दिखाती है। उनसे कहती है कि आपने मेरी स्टार्टिंग एक्ट्रेस की जर्नी में बहुत हेल्प किया है, बट मैं ये भी नहीं भूल सकती कि आप हमेशा मेरे से ऐसे ही फालतू के कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कराया करते थे, बस ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में। कभी भी फेयर तरीके से कोई प्रोजेक्ट कराया ही नहीं। बस इसी वजह से मैं आपकी कंपनी छोड़कर जियांग की कंपनी ज्वाइन करना चाहती थी। और आपने जब मैं लीड वन से इस मैटर पर बात कर रही थी तो सुन ली। आपको ये भी पता लग गया कि लीड वन जियांग को डेट कर रही थी। क्योंकि डुवान मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो शायद मेरी बात भी बन ही जाती, बट आपने ये सारी बातें सुन ली और अपने फ़ायदे के लिए वॉइस चेंजर का यूज कर मेरी आवाज़ बनाई और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में झगड़ा लगाने का सोचा, जिससे मैं आपकी कंपनी ना छोड़ सकूं और आप बस पैसे पर पैसे बनाते जाओ। बट बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। पेंग फई ने मेरी एक्सीडेंट कर दी एंड मेरी कंडीशन बिगड़ गई। तब आपने क्या किया कि यूके जाकर हॉस्पिटल से मौका मिलते ही मेरा फ़ोन चुरा लिया एंड मेरे फ़ोन से लीड वन को धमकी देने लगे कि उसके और जियांग के अफेयर को पब्लिक कर देंगे। पैसे के लिए उसे भी ब्लैकमेल करने लगे जब तक कि उसने अपनी जान न दे दी। उसकी जान लेने वाले आप हैं, आप ही ने उसे मारा है। इतना भी कोई कैसे लालची हो सकता है, पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने लालची हो। इनफैक्ट आपने तो मेरे फादर को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगा दिया। ये सब सुनकर चैंगमिंग के फेस का रंग ही उड़ जाता है। वो तो वहाँ पर सियामू को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ तो सियामू थी ही नहीं। यहाँ उन्हें पता लगता है कि ये सियामू नहीं याओ मेंगुई है। एंड ये मेन मिस्ट्री जो एपिसोड 1 से ही बनी हुई थी कि सॉल्व होते और चैंगमिंग के शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वेल गाइज, इस सीरीज़ का बस एक लास्ट एपिसोड रह गया है, मैं उसे भी जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।